नमस्ते दोस्तों। अभी ये जो खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं ये पोखरा से दिखने वाले खूबसूरत पर्वत चोटी माछापुच्छे के हैं। आइए रियांस एंड फैमिली के साथ चलिए एक खूबसूरत सफ़र पे जो कि होगा पोखरा से श्री मुक्तिनाथ धाम का। हमारी इस यात्रा का जो सबसे पहला पड़ाव होगा वो होगा एक छोटा सा टाउन बेनी, जिसकी दूरी पोखरा से तकरीबन 90 किलोमीटर है और सामान्य गति से अगर हम चलें तो लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच का समय इसमें लगता है। दोस्तों, पोखरा से बेनी तक की अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें बिल्कुल A1 कंडीशन में हैं और आप आराम से इन सड़कों पे 60 से 70 की एक मध्यम गति मेंटेन करके चल सकते हैं। रास्ते में आपको जो खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे उनको देखते हुए मेरी यही सलाह होगी कि अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो सामान्यतः आप 50 से 60 की एक एवरेज स्पीड बना के चलें, जिससे आपको न ज़्यादा समय लगे यात्रा में और ना ही कोई खूबसूरत नज़ारा आपसे मिस हो। दोस्तों, इस रास्ते में जो हमारा दूसरा पड़ाव होगा उसका नाम है तातो पानी, जिसकी दूरी बेनी से तकरीबन 22 किलोमीटर है। परंतु जैसा आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, सड़कों की कंडीशन बहुत संतोषजनक नहीं है। इस 22 किलोमीटर में तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर आपको ऑफ-रोडिंग करनी होगी। बहुत जगह पे रास्ता आपको लैंडस्लाइड के कारण डिस्टर्ब मिलेगा। हालांकि पर्यटकों की सहूलियत के लिए नेपाल सरकार, नेपाल पुलिस हमेशा तत्पर रहती है और वो सड़कों को जब भी कभी व्यवधान आता है तो अविलंब उसको खोल देते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलूं, पहाड़ों में जब आप ड्राइव करते हैं तो अनुशासन सबसे बड़ी सुरक्षा है। पहाड़ों पे हमेशा ऊपर चढ़ती हुई गाड़ी को प्राथमिकता देनी है तथा किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पे उचित ये होता है कि आप अपनी गाड़ी रोक लें और दूसरे ड्राइवर को मौका दें ताकि वो उचित तरीके से अपनी गाड़ी निकाल सके। तातो पानी एक प्राकृतिक गर्म जल का कुंड है, जिसकी दूरी हालांकि 22 किलोमीटर है, पर देखते हैं हम लोग इस दूरी को कितना समय में तय करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं ये आपके मन में एक रोमांच पैदा करते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता अपने परिवार की सुरक्षा को दें और गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं। बीच में कुछ देर के लिए जब आपको सही सड़क मिलेगी तो आप दोनों तरफ नज़ारे देख के अपने परिवार के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी ले सकते हैं, जैसा कि हमने भी किया। अभी हमारा सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम तातो पानी नहीं पहुंच जाते। दोस्तों, आपको रास्ते में खूबसूरत झरने भी मिलेंगे और कुछ ऐसे चैलेंजिंग जगह मिलेंगी जहां पे आप वर्तमान में ब्लास्टिंग का काम चल रहा है। आपके सड़क के किनारे बहती हुई आपको काली नदी मिलेगी और एक तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे जिनमें निरंतर कटान और ब्लास्टिंग का काम चल रहा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में ये सड़क काफ़ी अच्छी हो जाए। फिलहाल ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पे एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है। मैं धन्यवाद दूंगा नेपाल पुलिस का, जो ऐसे किसी भी स्पॉट पे जहाँ दुर्घटना संभावित है, नेपाल पुलिस हमेशा पर्यटकों को गाइड करने के लिए मौजूद रहती है। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, अभी जगह जगह जेसीबी से पहाड़ों की कटाई और समतलीकरण का काम चल रहा है।
आप लोग इस वीडियो, इस सड़क की कंडीशन और दिखने वाले नज़ारों का आनंद लें। अब हम आपसे मिलेंगे तातोपानी में। दोस्तों, इस रास्ते में ओवरटेक तो हालांकि नहीं करना चाहिए, पर जिनके पास 4x4 गाड़ी होती हैं, जैसे कि मेरे पास से ये लैंड क्रूज़र गुजरी, अगर ऐसी कोई गाड़ी आपसे साइड मांगे तो समझदारी इसी में है कि आप जहाँ भी चौड़ी जगह दिखे वहाँ अपनी गाड़ी थोड़ा लेफ़्ट में करके लोकल गाड़ी को आगे जाने दें, क्योंकि जो लोकल ड्राइवर होते हैं उनके दिमाग में पूरा मैप होता है कि कहाँ पे तीव्र मोड़ हैं, कहाँ सड़क ख़राब है और कहाँ सड़क अच्छी है। तो अगर आप किसी लोकल गाड़ी के पीछे चलेंगे तो हर आने वाले संभावित समस्या से आप सावधान रह सकते हैं। दोस्तों, पूरे रास्ते में जो सबसे डरावना लैंडस्लाइड हुआ था वो इस जगह हुआ था, जब आप देख सकते। फाइनली दोस्तों, हम लोग तातोपानी पहुंच गए और ये 22 किलोमीटर की दूरी बेनी से कंप्लीट करने में हम लोगों को जो समय लगा वो लगा 2 घंटा। ये तातोपानी एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है। कई श्रद्धालु यहाँ भी स्नान करके जाते हैं, पर हमने ये अपने ट्रिप में रिटर्निंग के लिए बचाया हुआ है। सड़कें काफ़ी चैलेंजिंग हैं, आपको अलर्ट मोड पे रहना होगा और मेरी सलाह रहेगी जो भी आपके को पैसेंजर हैं उनसे आप अगर बातचीत करें तो भी आपका ध्यान सड़क की तरफ होना ज़रूरी है। दोस्तों, एक और बहुत मज़ेदार बात है कि इस पोखरा से लेके श्री मुक्तिनाथ धाम का जो ट्रिप है, उस ट्रिप में 3/4 से ज़्यादा हमारी इंडियन कार्स हैं। अगर आपको जानना है कि आप अपनी कार इंडिया से नेपाल कैसे ला सकते हैं, उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग प्रोफेशनल यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम लोग एक सामान्य फैमिली हैं, इसीलिए हम लोग हर एक कमेंट का उत्तर देंगे। आपको जो भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, तो आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, रास्ता खतरनाक तो है पर इसकी खूबसूरती भी जन्नत से कम नहीं है। बीच बीच में जो मंत्र मुग्ध करने वाले नज़ारे आपको मिलेंगे, वहाँ रुक के फ़ोटो लेना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी बहाने ड्राइवर को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, जिससे वो मानसिक रूप से अलर्ट रहेगा आने वाले सफ़र में। बात करें अगर कि आपको मुक्तिनाथ आने के लिए कैसी कार से आना चाहिए, तो हमने ये सफ़र अपनी महिंद्रा KUV 100 पेट्रोल फ्यूल, जो कि 1200 सीसी इंजन से लैस है, उससे किया, जो कि सफ़र में हमारा साथ दिया, जिस गाड़ी ने खूबसूरती के साथ, और कहीं भी हमें कोई समस्या नहीं आई। पर अगर आप 4 या 4 से ज़्यादा मित्र एक साथ आना चाहते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप थोड़ा ऊपर सेगमेंट की गाड़ी से आएँ, और अगर 4x4 हो तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि कई बार बारिश होने के कारण सड़कें स्लिपरी हो जाती हैं और उस समय गाड़ियाँ स्लिप हो सकती हैं पहाड़ के रास्तों पे। अभी जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सबसे चैलेंजिंग सेगमेंट रहा मेरे लिए, क्योंकि
गाड़ियाँ बैक टू बैक चल रही थी और आगे वाली गाड़ी जब रुक जाती है तो आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। दोस्तों, सारे कष्ट करने के बाद जब आप लेते गांव पहुंचते हैं, उसके बाद से सड़कें दोबारा से बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं और नज़ारे स्वर्ग से भी सुंदर। दोस्तों, जो ये खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में खूबसूरत पहाड़ जिनके पीछे बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं और दाहिनी साइड में जो नदी बह रही है वही प्रसिद्ध काली नदी है, जिसमें दिव्य पत्थर पाया जाता है जिसे आप शालिग्राम पत्थर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, आप जानते होंगे शालिग्राम पत्थर साइंटिफिकली तो एक फॉसिल होता है, परंतु उसकी धार्मिक महत्व बहुत है। अयोध्या में जो श्री राम की मूर्ति बनी है वो नेपाल से ही इस काली नदी से लाए हुए शालिग्राम पत्थर से ही बनी है। दोस्तों, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत गांव जिसका नाम है मारफा, जो कि तकरीबन 800 से 1000 साल पुराना गांव है। और इस गांव के दोनों तरफ सेब के बागान हैं। बहुत से यात्री इसी गांव में रात्रि निवास करना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको साधारण होटल और होम स्टेज मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको तकरीबन 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपका रहना और डिनर हो जाएगा। मारफा विलेज से आगे बढ़ते ही जब हम जोमसम की तरफ चलते हैं तो नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। जोमसम विलेज एक छोटा सा गांव है, परंतु टूरिज्म के लिए नेपाल सरकार ने वहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट बना रखा है। बहुत से लोग काठमांडू या पोखरा से फ़्लाइट लेके जोमसम लैंड करते हैं और फिर जोमसम से अपना मुक्तिनाथ का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, अब ये जो स्वर्ग से सुंदर नज़ारे आप देख रहे हैं, ये लोअर मुस्तांग वैली है। इसी को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ हम लोग कुछ देर के लिए रुके हैं, जहाँ पे एक चेक पॉइंट है जहाँ पे आपका परमिट चेक किया जाता है। मुक्तिनाथ धाम आने के लिए परमिट ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमिट कैसे बनता है, उसका कितना चार्ज है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आगे कागबेनी नाम की जगह है जहाँ से अपर मुस्तांग और मुक्तिनाथ जी का रास्ता अलग अलग हो जाता है। दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये मेरे और मेरे परिवार के दिल के बहुत करीब है। यहाँ नेपाल सरकार ने बहुत अच्छे स्टैचूज़ लगाए हैं जो आपका स्वागत कर रहे हैं। मेरा बेटा जब पिछली बार भी आया था तब भी यहाँ पे इसने बहुत एंजॉय किया था। यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चलती है कि गाड़ी का गेट खोलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि हमने यहाँ पे गाड़ी रोक के फ़ोटो सेशन किया, वीडियोस बनाई
और डांस किया और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। दोस्तों, इस सफ़र की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है ये बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। इनको देख के मन करता है कि हम इनको देखते ही रहें। दोस्तों, फाइनली अब हम उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां से अपर मुस्तांग और श्री मुक्तिनाथ धाम का रास्ता अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ से हम लोगों ने राइट टर्न ले लिया है। यहाँ से मुक्तिनाथ धाम की थोड़ा सा चैलेंजिंग चढ़ाई शुरू होती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे श्री मुक्तिनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं, मन तो होता है कि हर मोड़ पे गाड़ी रोकें और फ़ोटो लें, पर हमारी जो मंजिल है वो श्री मुक्तिनाथ धाम है। इसीलिए हम लगातार इसके बाद चलते रहे, क्योंकि अभी भी हमारा सफ़र 20 किलोमीटर दूर है और हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमें तकरीबन 1 घंटा और लगने वाला है। अब हम श्री मुक्तिनाथ धाम से मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नज़ारे हमें और मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। मन तो हो रहा है कि इन्हीं वादियों में हमेशा के लिए बस जाएं। फाइनली अब हमारा ये सफ़र ख़त्म होने वाला है और हमारी मंजिल श्री मुक्तिनाथ धाम पर हम पहुंचने वाले हैं। ये श्री मुक्तिनाथ धाम का गेट है जो हमने पार कर लिया है। इसके बाद एक छोटा सा गांव है और इसी गांव के लोगों के जिम्मे सारे यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है। सारी मुश्किलों को पार करके दोस्तों अब हम लोग मुक्तिनाथ धाम की पार्किंग में पहुंच चुके हैं और यहाँ से दिखने वाला अद्भुत नज़ारा आपके सामने है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।